बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जनाब, लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो हमें बताते हैं कि किस तरह मतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। जब से रमज़ान मुबारक का स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे स्टमक इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, हार्ट बर्न के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डाइजेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या बेसिक रीज़न है और क्या बेसिक कॉजेज़ हैं सब के पीछे? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जहांगीर। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आयशा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी। आपके क्वेश्चन की तरफ आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम जो है वो चलता कैसे है, काम कैसे करता है। अमूमन अगर हम देखें तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट ही हमारे मुंह से हो जाता है। मुंह के बाद एक खुराक की नाली आती है और उसके बाद मैदा आता है। तो मैदे के बारे में अमूमन कॉन्सेप्ट जो लोगों का होता है वो बड़ा गलत कॉन्सेप्ट होता है। वो समझते हैं कि ये मैदा हमारा जो इसके अंदर गैस बनती है वो फिर दिमाग में जा रही होती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शंस होती हैं। हमारा जो दिमाग का सिस्टम है और जो मैदे का निज़ाम है वो बिल्कुल अलग होता है। और सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि मैदे का जो स्ट्रक्चर है ये एक बैग लाइक ऑर्गन होता है। ये बैग की तरह, बैलून की तरह होता है एक स्ट्रक्चर। यानी इसके अंदर जितनी आप खुराक डालते जाएंगे ये डिस्टेंड होता जाएगा, इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा और उसके बाद ये उतनी ही ज़्यादा यानी ज़ोरों शोर से ये काम करता है। लेकिन इसका नुकसान एक होता है कि नॉर्मली जो इसके फंक्शंस होते हैं मैदे के, यानी जो इसने काम करने होते हैं उसमें से एक काम होता है इसने एसिड प्रोड्यूस करना होता है, जिसको तेज़ाब कहते हैं। अमूमन जिसको हमारी ज़ुबान में तेज़ाबियत कहते हैं कि मैदे में तेज़ाबियत हुई है। तो हम जितना ज़्यादा उसके अंदर ऐसी चीज़ें डालते हैं, जो खुराक ऐसी डालते हैं जिससे तेज़ाब ज़्यादा पैदा होता है, उसकी वजह से अल्टीमेटली होता यह है कि हमारे मैदे के मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम इस तरफ आएँ कि रमज़ान में ये ऐसा ही क्यों होता है, नॉर्मल दिनों में ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी वजह जो सबसे स्टार्ट पे वो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जब रमज़ान की तरफ हमारी ट्रांजिशन हो रही होती है तो रमज़ान में एकदम से हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा होता है। पहले हम किसी और तरह से खा रहे होते हैं, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे डिफरेंट थोड़ी थोड़ी खुराक ले रहे होते हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे ही रमज़ान पहला रोज़ा स्टार्ट होता है तो सुबह के वक्त एकदम से पेट को भर देते हैं और रात के वक्त जब इफ्तारी होती है उस टाइम पेट को एकदम से भर देते हैं। अब ये सबसे मेजर इशू है। हमें जब जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है हमें अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम पहले खा रहे थे एकदम से उस तरह से एकदम से हम चेंज ना करें और उसी तरह ही खाना शुरू हो जाए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब हम सुबह के वक्त उठते हैं, अमूमन होता यह है कि हमारी सोसाइटी में कि अज़ान का टाइम बहुत करीब होता है, यानी सहर का टाइम ख़त्म हो रहा होता है, तो उससे थोड़ी देर पहले उठेंगे और फौरी तौर पे खाना शुरू कर देंगे। स्टफिंग स्टार्ट हो जाती है, हम पराठे खा रहे होते हैं, साथ ही चाय, साथ ही योगर्ट, वो मिक्स एंड मैच हो रहा होता है। अब उसमें तरीकाकार ये होता है कि जब इंसान सो रहा होता है तो एसिड प्रोडक्शन थोड़ी सी चल रही होती है। यानी ओवर द नाइट भी जब आप सो रहे होते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तेज़ाब स्टमक के अंदर पैदा हो रहा होता है ऑलरेडी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि स्टमक जो मैदा है वो नॉन डाइजेस्टिव स्टेट में होता है, यानी उस वक्त वो हाजमा उसका नहीं चल रहा। तो जिस तरह एक इंसान को चलने के लिए वार्म अप होने की ज़रूरत होती है, इस तरह स्टमक को भी वार्म अप होने की ज़रूरत होती है। तो हम उठें, सबसे पहले स्टेप ये होता है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालें। पानी की रीज़न ये है कि जैसे ही आप 1 से 2 गिलास पानी पियेंगे तो उससे जो ऑलरेडी एसिड पड़ा हुआ है वो फ्लश हो जाएगा। जब वो फ्लश होगा तो वो सोर्स नहीं बनेगा कि मैदा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप सहर का वक्त कम से कम इतना टाइम रखें कि आप उसको उठ के पानी पिएं और उसके बाद खाना खाने का वक्त आपके लिए कुछ मार्जिन रख लें। जो लोग सो के उठ रहे हैं वो थोड़ी देर पहले उठ जाएं ताकि 1 से 2 गिलास जो है वो वाटर इंटेक कर लें, और जो लोग ऑलरेडी जाग रहे होते हैं डॉक्टर जागे वो साथ वाटर इंटेक लेते रहें। अगर आप देखें, गौर करें तो जो ऑलरेडी जाग रहे होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक उल्टा सिस्टम चल रहा होता है। जो जाग रहे होते हैं उनका सिस्टम कम ख़राब होता है। उसकी रीज़न यही होती है कि उनका मैदा ऑलरेडी वर्किंग स्टेट में होता है। ज़्यादा उनको इश्यूज़ होते हैं जो पहले नॉर्मल लाइफ से एकदम से रमज़ान में शिफ्ट हुए, जिन्होंने रात को सोना भी है, मे बी सुबह ड्यूटी पे जाना है या कोई और रीजंस हैं, तो वो जब उठते हैं एकदम से थोड़ा सा टाइम होता है, उसमें भी फ़ौरन से हमारी सोसाइटी में पराठा और लस्सी और इस तरह की चीज़ें खाना तो वो ज़्यादा कॉमन होता है। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। अब होता ये है कि जैसे ही वो ऑयली चीज़ें खाते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप बताना चाहूँगा कि मैदे में खुराक की मुख्तलिफ इक़साम जो है मुख्तलिफ देर के लिए स्टे करती हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम जूसेस की बात करें तो जूसेस आधा घंटा
या 45 मिनट तक स्टे करते हैं मैदे में, उसके बाद आगे फ्लश हो जाते हैं और आगे आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स में चले जाते हैं। यानी जितना आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके स्टमक के अंदर हो रहा है, स्टमक के अंदर स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन का प्रोसेस, और ये डिपेंड करता है डिफरेंट डाइट्स पे। यानी जैसे मैंने बताया कि जूसेस जो हैं वो थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं। अगर आप सिंपल ब्रेड की बात करें, वाइट रोटी की बात करें, फुल्का जैसे आम जुबान में कहते हैं उसकी बात करें, तो वो 1 से 2 घंटे स्टे करेगा। लेकिन अगर आप पराठे की तरफ आएँ तो वो 4 से 5 से 6 घंटे तक स्टे करता है आपके स्टमक के अंदर। अब होगा क्या कि जैसे ही पराठा खाएंगे उसके बाद कुछ लिक्विड भी साथ ही लेना शुरू कर देंगे, पहले लेने की बजाय बाद में लेना शुरू कर देंगे। 3 से 4 ग्लास पानी ले लेते हैं, बाद का कुछ लोग लस्सी ले लेते हैं, कुछ लोग मिल्क शेक्स लेते हैं। उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि मैदा जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो डिस्टेंट होता है, इसके ऊपर एक अल्लाह ताला ने एक बटन रखा हुआ है। ठीक है। बटन का काम ये है कि ऊपर खुराक की नाली में वो वापस तेज़ाब को ना आने दें, क्योंकि मैदे के अंदर जो उसकी साख्त है वो इस तरह से बनाई गई है कि जो तेज़ाब है वो उसको डैमेज नहीं कर सकता अनलेस कि बहुत ज़्यादा तेज़ाब पैदा होना शुरू हो जाए। स्टमक की जो वॉल्स हैं वो इनको इफेक्ट नहीं करता। यस, म्यूकोज़ा उसको बोलते हैं, उसको इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन ऊपर जो खुराक की नाली है इसके अंदर ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि जी उसके अंदर तेज़ाब आए यानी एसिड आए तो वो उसको डैमेज ना करे। अब होता ये है कि एक वक्त में जब आप भरते हैं उसको तो वो अल्टीमेटली वो ऊपर से ओवरफ्लो होने लग जाता है। यानी जब हमें हार्टबर्न के इश्यूज होते हैं वो उस टाइम पे ओवरफ्लो करके ऊपर जा रहा होता है, इसलिए हमें होता है। तो वो अल्टीमेटली आपकी जो खुराक की नाली जिसको इसोफेगस कहते हैं उसको डैमेज करता है और इसको इसोफेजाइटिस करता है। इसोफेजाइटिस यानी उसकी सोजिश कर देता है। और यही रीज़न होती है, आप गौर करें कि जिन लोगों का हार्टबर्न इश्यूज होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जब हम नमाज के लिए सजदे में जाते हैं तो हमारा ये मामला जो है वो बढ़ जाता है हमें ज़्यादा, और इसी वजह से अक्सर मुँह का जायका तब्दील हो जाता है, मुँह में खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं, बर्ब्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि ये होता है। दूसरी तरफ अगर आप इफ्तारी की तरफ आते हैं, इफ्तारी में प्रॉब्लम ये होता है कि अब इस वक्त सारा दिन आप चल रहे हैं लेकिन आप गौर करें कि आप सोए नहीं हुए, आप जागे हुए हैं, तो स्टमक जो है वो वर्किंग स्टेट में होता है। अब इस पॉइंट पे होता है कि प्यास लगी होती है आपको, आप बजाय कुछ सॉलिड लेने के आप उल्टा करते हैं, आप पानी ले लेते हैं। अब पानी लेते हैं तो पानी जो है वो स्टमक को डिस्टेंड कर देता है। अच्छा, यानी इफ्तार के फौरन बाद हमें वाटर इनटेक नहीं लेना। इतना ज़्यादा वाटर इनटेक जितना आप देखेंगे, जितना आप ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे, सॉलिड कंपोनेंट कम रखेंगे, उससे क्या होगा कि आपको बाद में भूख कम लगेगी, आपको बाद में बदहजमी ज़्यादा होगी। ऐसा महसूस होगा जैसे मैदा फूला फूला है, गैस भरी हुई है मेरे पेट के अंदर, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बेहतर सोल्यूशन इसका ये होता है कि आप स्टार्ट जो करें इफ्तार का वो किसी भी स्वीट डिश से करें जिसमें खजूर हो सकती है, सबसे बेस्ट। रीज़न ये है कि जब आप सारा दिन 14 से 15 घंटे गुजारते हैं और आप जो है वो ग्लूकोज डेफिशिएंट होते हैं, यानी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो क्विकली एनर्जी प्रोवाइड करे, ना कि ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जैसे हमने पहले कहा कि ऑयली चीज़ जो स्टमक में 6-8 घंटे पड़ी रहे और उसके बाद एनर्जी देना शुरू करे। तो आपको स्वीट डिश की ज़रूरत है, जैसे कि खजूर हो गई। अब खजूर लें, उसके साथ जूसेस लें, जूसेस लें, उससे ये होगा 1 ग्लास जूस ले लें, खजूर ले लें, कुछ फ्रूट्स ले लें, या फ्रूट चाट अक्सर लोगों ने बनाई होती है, वो उससे स्टार्ट करें, फिर थोड़ा सा गैप दें, उसके बाद वाटर इनटेक करें और फिर थोड़े देर के बाद 1 से 2 घंटे के बाद आप मेजर मील लें। इससे ये होता है कि आपका स्टमक दोबारा से यूज टू होना शुरू होता है, जो सारे दिन का उसको एक फाका लगा होता है उसके बाद यूज टू होना शुरू करता है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर जहां ये स्टमक को एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है फूड को डाइजेस्ट करने का, ठीक है। तो जब हम स्टफिंग करते हैं, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से ये हमें गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं ज़्यादा। बिल्कुल, ओवर ईटिंग और कुछ डाइट सिलेक्शन हमारी बड़ी पुअर होती है रमज़ान में खास तौर पर। आप देखेंगे नॉर्मली जो लोग अच्छी डाइट भी ले रहे होते हैं वो भी रमज़ान में ऑयली चीज़ों, फ्राइड चीज़ों की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। वो एक हमारा कल्चर एक ऐसा बन गया है कि हमारी इफ्तारी जो है वो पकौड़े और समोसे के बगैर तो होती नहीं है। तो यही रीज़न होती है कि उससे मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। जैसे पहले मैंने बताया कि ऑयली चीज़ें स्टमक में स्टे करती हैं, काफ़ी देर स्टे करती हैं, और जितनी देर कोई चीज़ स्टमक में ज़्यादा स्टे करेगी उतना ज़्यादा तेज़ाब यानी एसिड पैदा होगा। जितना ज़्यादा एसिड पैदा होगा उतना ज़्यादा चांस है कि ऊपर भी वो आएगा और स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इश्यूज पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ। 2-3 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैंने सहरी कर ली और मैं नमाज पढ़ रही हूँ, जैसे मैं सजदे में गई हूँ मुझे पेन स्टार्ट हो गया, हार्ट पेन स्टार्ट हो गया। अब उस टाइम पे रोजे की हालत में थे, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, बट वो 20 मिनट्स तक मुझे रहा है और उसके बाद जाके वो ठीक हुआ है। तो अगर इस तरह रोजे की हालत में ऑब्वियसली पहले हमें डाइट बेहतर करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे तो वी कांट डू एनीथिंग। यस, उस टाइम पे ये है कि आपको डेफिनेटली इफ्तार तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये होता है कि आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस पर 2-3
तीन चीज़ें होती हैं डिस्पाइट ऑफ कि आप ड्रग्स ना यूज़ करें, आप ठीक सिर्फ है। इस चीज़ों की तरफ जाएं कि लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करने हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अगर आपको ये इशू स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि स्टमक से वापस एसिड ऊपर आता है, तो वो आप काम वो ना करें जिससे स्टमक का एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो। आप खाने की मिकदार कम कर लेते हैं। कुछ 1 से 2 दिन के लिए आप ऐसा करते हैं कि स्टमक में खाना कम डालते हैं, एक टाइम पे फूड कम लेते हैं, स्टफिंग नहीं करते जैसे आपने कहा। उससे ये होता है कि स्टमक की प्रोडक्शन एसिड की प्रोडक्शन स्टमक में कम रहती है। कम रहती है तो एसोफेगस यानी खुराक की नाली में जो एसिड ने डैमेज किया था उसको हील होने का टाइम मिल जाता है। वो हील होती है तो वो मामला सेटल हो जाता है। इसके बावजूद भी कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा मामला सेटल नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये होती है कि उनका जो स्टमक और एसोफेगस यानी खुराक की नाली और नीचे स्टमक, इसके बीच में जो बटन है वो वीक होता है। बटन मैं ये सादा अल्फाज में समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अमूमन इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। वो वीक होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली भी जब वो सोते हैं रात को तो जो एसिड है वो थोड़ा ऊपर फ्लक्स होता रहता है, रिफ्लक्स होता रहता है। तो उसको रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस कहते हैं। उसमें फिर एक बड़ा एक देसी तरीका आप कह सकते हैं या हमारी एक्सपीरियंस बेस्ड ये चीज़ है कि हम कहते हैं कि जो आपका हेड साइड है, अपनी जो आपकी जिस बेड पे आप सो रहे हैं, चारपाई पे सो रहे हैं, जो हेड साइड है उसको थोड़ा सा एलिवेट करें, थोड़ा सा उठाएं और इतना उठाएं कि 3 से 4 इंच तक आप उठा लें। वो ब्लॉक्स रख सकते हैं, कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ब्लॉक्स, वो ईंटें रख लेते हैं छोटी, सादा अल्फाज में अगर बताएं तो। उससे ये होता है कि ओवर द नाइट जो एसिड है वो ऊपर आने की बजाय नीचे की तरफ प्रेशर रहता है। ठीक है, यानी अगर आपका ये नॉर्मल बेड है, आप इस साइड से उसका जो है वो उसको जो हेड साइड है, जिस तरफ हम सर रखते हैं अपना, अगर वो हम थोड़ा सा एलिवेट कर लें, थोड़ा सा उठा लें। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा है, हम पेशेंट्स को देखते हैं, हम उनको कहते हैं कि हेड साइड एलिवेट करें तो वो बहुत ज़्यादा पिलोज रख लेते हैं। अपने सर के नीचे पिलोज नहीं रखने, आपने बेसिकली पूरी बॉडी को इंक्लाइन करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हॉस्पिटल में जाएं तो बेड थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं, उसकी भी यही रीज़न होती है। तो इस तरह करने से काफ़ी ज़्यादा मामला बेहतर हो जाता है। ठीक है, यानी जब हमारा स्टमक में जो वो एसिड होता है, जब वो हमारी इसोफेगस को या स्टमक वॉल्स को इफेक्ट करने लग जाता है, तब जाके हमें स्टमक अल्सर्स होते हैं। जी, स्टमक अल्सर्स 2-3 वजूहात से होते हैं। एक रीज़न तो ये होती है कि अगर तो एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब मुसलसल जो है वो कुछ अरसा गुजर रहा है और एक पेशेंट को मुसलसल एसिडिटी के इश्यूज रह रहे हैं और उसको करेक्ट नहीं कर रहा, ना तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहा है, ना ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, तो एक तो ये रीज़न बन सकती है। दूसरी कुछ और रीज़न्स होती हैं, जैसे एच pylori होता है, एक बैक्टीरिया है, वो अल्सर्स काज करता है। वो कॉमनली फूड से ही ट्रांसफ़र होता है इंसान के अंदर। अगर आप अनहाइजेनिक मील ले रहे हैं तो उसमें चांसेस हैं कि आपको एच pylori हो सकता है। और तीसरी जो टॉप रीज़न बनती है अल्सर होने की, वो ये होती है कि कुछ लोग पेन किलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेशली एनेसेड्स, जैसे कि आम हमारे यहाँ जो चलती है वो डिक्लोरान गोली बहुत चल रही होती है, जिसको जोड़ों का मसला होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को खास तौर पे जॉइंट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली 40-50s में जाके जॉइंट इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। अब वो एक दफ़ा डॉक्टर के पास गई, उसने इनिशियली सोजिश कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए वो टैबलेट दे दी। अब पेशेंट समझता है कि यही मेरा इलाज है और वो बाद में डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता। वो लेने लग जाते हैं, वो कंसल्ट नहीं करता, बल्कि वो इस चीज़ को बजाय कि वो इशू को रिजॉल्व करे, वो पेन को रिजॉल्व करने के लिए पेन किलर्स लेता रहता है। और अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि मैदे का अल्सर बनना शुरू हो जाता है, और अल्सर बन जाए तो उसके बाद तो और भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। कम से कम इश्यूज कि ऐसे ही डिस्पेप्सिया रहता है, यानी ब्लोटिंग रहती है, बदहजमी महसूस होती रहती है, हार्टबर्न हो सकता है, या कुछ लोगों को अगर सीवियर केसेस में ऐसा भी होता है कि खून की उल्टी, हीमेटोमेसिस हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो जाते हैं अल्सर की वजह से। तो इसलिए अल्सर बनना एक मेजर इशू है। अल्सर से पहले अगर ट्रीट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, यानी अल्सर्स की स्टेज पे है तो डेफिनेटली आपको कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें एंडोस्कोपी यानी कैमरे वाला टेस्ट करके देखना पड़े कि अल्सर कहाँ पे है, कितने हैं, कितना बड़ा है, और उसको कोई एंडोस्कोपिकली या सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही कि इम्पेंडिंग बाद में ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ अल्सर्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। वो वीक होने की वजह से स्टमक के अंदर वो परफोरेशन कॉज कर सकते हैं, यानी वहाँ से आप जो समझ लें कि आम जुबान में होल एक बन सकता है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। उस सिनेरियो में हमें फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, वो सर्जरी करके उसको ठीक करते हैं। ठीक है, यानी वो तो सर्जरी के थ्रू ही होगा, लेकिन बाकी जो डिस्पेप्सिया या हमें डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, हमें हार्टबर्न के इश्यूज होते हैं, जो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते और स्तन कंसल्टेंट्स के पास नहीं जा सकते, घर रहते हुए वो क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल? बिल्कुल, उसमें 2 स्टेप ट्रीटमेंट होगा। एक तो जैसे मैंने कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई कि लाइफस्टाइल आपने मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें
3-4 चीज़ें मैं अगर गिनवाऊँ तो नंबर 1 रमज़ान की अगर हम बात करें, जो मैंने डाइट का पहले बता दिया। दूसरी जो चीज़ है वो है डिहाइड्रेशन। होता ये है कि हम इफ्तार जब करते हैं सारा दिन 14 से 15 घंटे हम एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं, पानी की कमी होती है। इफ्तार किया, उसके फ़ौरन बाद हमने कुछ ऑयली चीज़ें वगैरह ली और उसके बाद हमारा पेट भर गया और हमने फिर सारी रात, यहाँ तो कुछ लोग तो सो जाते हैं, जो नहीं सोते वो भी इस तरह की चीज़ें ही खाते रहते हैं, फ्राइड चीज़ें करते रहते हैं उसी यस यस, बजाय इसके कि वो पानी की मिकदार थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि आगे नेक्स्ट डे फिर से फास्ट आने वाला है, फिर से 14-15 घंटे की डिहाइड्रेशन आने वाली है। तो 3-4 दिन, 5 दिन या 10 दिन गुजरते हैं, अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है और ये एक रीज़न बनती है। पानी की मिकदार कम होगी, एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वो अल्सर बनने का सबब बनेगा। डिहाइड्रेशन करेक्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं जितनी भी, एक्सेप्ट सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कहते हैं जो भी तुर्श फल होते हैं, तुर्श सब्जियां होती हैं, जैसे टमाटर हो सकता है, ऑरेंजेस हो सकते हैं, लेमन हो सकता है। इनको अगर आप साइड पर रख दें तो बाकी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो सारी की सारी स्टमक के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। उससे ऑटोमेटिकली आप यूँ समझ लीजिए कि एक एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इन सब्जियों और इन फलों के अंदर मौजूद है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मिल्क इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली कोल्ड मिल्क। चौथी चीज़, आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वीं चीज़, जो बनाना होते हैं यानी केला जो होता है फ्रूट्स में, ये एक यूँ समझ लें नेचुरल एंटीएसिड है। ठीक है। एंटीएसिड हम उस चीज़ को कहते हैं जो एसिड को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, तो एक नेचुरल चीज़ है। लेट्स से कि ये सारा काम करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम पेशेंट का सेटल नहीं हो रहा, फिर उसमें एक तो ये है कि वो कंसल्टेंट से ओपिनियन ले। दूसरा ये है कि कुछ ओवर द काउंटर यानी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर भी कुछ दवाइयाँ हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, जो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फार्मेसी पे जाएँ और वो आपको मिल सकती हैं। उसमें अमूमन कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, जो कि फार्मासिस्ट होते हैं, जो उनको ऑलरेडी पता होता है कि हमने देने हैं। अच्छा, इसके साथ ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अक्सर होता ये है, हमारे यहाँ बड़ी एक मशहूर दवाई है ओमिप्राजोल। हर बंदे ने खाली मैदे की दवाई के नाम से इस्तेमाल करनी होती है। इशू ये है, लोगों को ये नहीं पता कि इसको एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना होता है। अब वो ज़रा सा मसला होगा मैदे का, अब वो जैसे मैंने दर्द की गोली की बात की, बिल्कुल इस तरह मैदे के मसले के लिए उन्होंने एक दवाई याद कर ली होती है कि ये हाली मैदे वाली दवाई है। वो किसी भी लोकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं, वो उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 1 से 2 हफ्ते तो ठीक है, समझ आती है, उससे हो सकता है कि मामलात पेशेंट के सेटल भी हो जाए, लेकिन जब लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और जो कि बड़े लीथल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हमने पेशेंट्स में देखा है। अच्छा, उनमें जो कॉमन चीज़ें, एक लंबे अरसे के लिए जो ये पेशेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं हमें अक्सर थकावट रहने लग गई है। अच्छा। वो थकावट की रीज़न ये होती है कि उनकी विटामिन B12 और आयरन जो है और मैग्नीशियम, ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं बॉडी में जो इंसान को तवानाई और इंसान को एक्टिव रखते हैं। ठीक है। और उनकी असाबी कमज़ोरी को बेहतर करते हैं। अब उनकी आंतड़ियों से अब्जॉर्प्शन यानी इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन जज़ब ही नहीं होती, क्योंकि वो जो दवाई हाली मैदे के लिए मुसलसल लेते जा रहे हैं वो उसकी अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रही है। तो अल्टीमेटली होता क्या कि थकावट शुरू होने लग गई है जी, और रीज़न ये होती है बजाय इसके कि वो थकावट को करेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है इसके साथ कि कुछ लोगों को बाद में ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो जाता है। ये एक बड़ी लीथल कॉम्प्लिकेशन है, ये हमने देखी है पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि अब देखिए ना, अल्लाह ताला ने अगर एसिड रखा है तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल। हर चीज़ ज़्यादा हो तो नुकसानदेह, कम हो तो नुकसानदेह। अब ज़्यादा हो तो वो तो हमें समझ आ गया कि अल्सर हो सकता है। अब हम उसको सप्रेस करी जा रहे हैं और इतना करी जा रहे हैं कि जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो भी नहीं बन रही स्टमक के अंदर। कंटीन्यूअसली टैबलेट्स लेने से वो कम हो जाती है, कम हो जाएगी। अब वो कम होगी तो अल्टीमेटली इसका पर्पज़ क्या है एसिड का? एसिड का वन ऑफ द बिगेस्ट पर्पज़ इज़ कि वो जो बैक्टीरियाज हम इंगल्फ कर रहे हैं, ठीक है, ज़ाहिर हम जो फूड ले रहे हैं वो किल करना, जर्म्स को किल करना। अब एसिड नहीं होगा तो जर्म्स किल नहीं होंगे। जर्म्स जब किल नहीं होंगे तो अल्टीमेटली वो इंटेस्टाइन में जाके फिर एंट्राइटिस यानी आंतड़ियों की सोजिश करना शुरू कर देते हैं। आंतों की जब सोजिश होती है तो उसके साथ फिर ब्लडी डायरिया भी हो सकता है, सिंपल डायरिया भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि लीथल भी साबित हो जाती है, क्योंकि उसके साथ आंतों की सोजिश इतनी ज़्यादा होती है कि बाज़ औक़ात
उसके अंदर भी होल बन जाता है, परफरेशन हो जाती ठीक है। है, तो वो भी एक सर्जिकल इमरजेंसी हो जाती यानी है। कॉन्टिन्यूस मेडिकेशन जो है इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। इसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही है कि डॉक्टर जहांगीर ने जो भी ज़बरदस्त किस्म के हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स बताई हैं उनका इंटेक हम ज़्यादा कर लें, दूध इंटेक ज़्यादा कर लें, बनानास खाएं, हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक जो है वो ज़्यादा कर लें, तो हमारे तमाम तर इश्यूज़ जो हैं हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जहांगीर फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।